Hey friends, good morning. My name is Mahesh Shah. I hope के जो मेरे पिछले वीडियो थे उसमें आपने डिमांड और सप्लाई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेवेन्यू ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे. If still you are having any kind of query, then please send me the message. Uh, you can ask your question by your text. I will solve your query. With that, I request to all of you that please like these videos, share these videos, subscribe these videos. In today's video, we are going to discuss about the market. आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में. पहले तो हम जानेंगे मार्केट का मीनिंग क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोनोपोली मार्केट किसको बोलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओलिगोपोली मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, एंड इन द लास्ट ग्लोसरी वर्ड्स. तो मार्केट वर्ड्स हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, रूटीन में हमारे आता है कि मार्केट यानी हमारे नज़रिए से देखने जाए तो क्या है, तो जहाँ पे हम कोई भी वस्तु परचेस करते हैं या तो सेल की जाती है उसको हम मार्केट बोलते हैं. जनरली द प्लेस वेयर देयर इज़ परचेस एंड सेल ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड मार्केट. द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मार्केट इन इकोनॉमिक्स मोर एक्सटेंसिव दैन द प्रिवेलिंग आइडिया. तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो हर एक जो वर्ड्स है उसको एग्जैक्टली डिफाइन करता है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी डिफरेंट है. और यही मज़ेदार है ये सब्जेक्ट को स्टडी करने की. हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिस्ट थे. तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को समझना, उसको स्टडी करना वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है. ये ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, पर अगर इसमें आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये आपके लिए और इजी हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट? तो द सिस्टम थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स गेट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केट. यहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं या तो इनडायरेक्टली, या तो टेलीफोनिक या तो ईमेल से ऑर्डर देते हैं. तो ये जो भी कन्वर्सेशन होता है वो होता है मार्केट, जहाँ पे आप गुड्स और सर्विस परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो. According to Professor Samuel, market is the functional system where the buyers and sellers contact each other to decide the price and the quantity of goods or services. तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और वो कोई भी सर्विस या कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड करते हैं. तो जहाँ पे ये डिसाइड होता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी. अब ये जितने भी मार्केट्स की हम आज बात करने वाले हैं, ये सभी मार्केट्स आगे हायर सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो जी ये जितने भी मार्केट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो आपको ध्यान से समझ लेना है कि एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कौन से मार्केट की और किस हिसाब से ये इकोनॉमी में वर्क करता है, क्योंकि मार्केट की स्टडी से ही आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट? So the first characteristic of market is numerous sellers and buyers. तो इसमें it is mandatory to have buyers and sellers of goods and services in market. मार्केट में ये दोनों जो फैक्टर है वो होने ही चाहिए, सेलर्स और बायर. अगर खाली बायर्स रहेंगे कोई सेलर्स नहीं होगा तो वो जगह को हम मार्केट नहीं बोलेंगे. अगर खाली सेलर्स होंगे और कोई बायर नहीं होगा तो वो जगह को भी हम मार्केट नहीं बोलेंगे. द purposeful exchange made through them of goods or service is the process of purchase and sales. This process allows
the sellers to gain maximum profit and the buyers to gain satisfaction from the product. तो ये जो सेलिंग और परचेसिंग होगी उसमें क्या होगा कि सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट की इच्छा होगी और जो कस्टमर है जो खरीदने वाले हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की डिज़ायर होगी. फिर जो मार्केट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है गुड एंड सर्विसेज. तो इट इज़ नेसेसरी दैट देर आर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नेसेसिटी. जिस तरह की डिमांड है और जिस तरह की नेसेसिटी है वैसी गुड्स और सर्विस वहाँ पे मिलनी चाहिए. टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन वेरियस टाइप्स एंड फॉर्म एंड ट्राई टू अट्रैक्ट द बायर्स टूवर्ड्स देम. तो जितने भी सेलर्स होते हैं मार्केट में वो उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ यूज़ करते हैं. जब सबसे ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने की वो ट्राई करते हैं. वाइल फॉर देयर सेटिस्फेक्शन द बायर्स ट्राइज टू बाय एन आइडल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. और दूसरी तरफ जो कस्टमर होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनको कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी वस्तु या चीज़ मिले. जो भी सर्विसेज वो परचेस करना चाहते हैं उसके लिए उनको मिनिमम एक्सपेंस हो और मैक्सिमम उनको सेटिस्फेक्शन हो. दैट इज़ द डिज़ायर फ्रॉम the buyer side, customer side. Then after third characteristics is contact. The buyers and sellers come in contact via various means. तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए. जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है, स्कूल्स बंद हैं, तो अब क्या करेंगे. तो जैसे हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो वीडियो पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कांटेक्ट से आप जो भी आपका स्टडी है उसको रिफ़र करो. तो द कांटेक्ट मेड कैन बी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है. प्रेजेंटली द बायर एंड सेलर्स कम इन कांटेक्ट वाया टू थिंग्स. वन इज़ टेली शॉपिंग where the buyers themselves order the service of or product through a telephone से order दे देते हैं. And second is online shopping where the buyers order the services or products which they select on websites via internet. Thus by the means of tele shopping and online shopping the buyers and sellers can come indirectly in contact. तो ये इनडायरेक्ट तरीका है कि यहाँ पे कोई भी बायर कोई भी सेलर से मिला नहीं है. वेबसाइट के ऊपर से या तो टेलीफोन के ऊपर से वो अपने ऑर्डर्स देते हैं. तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है. जहाँ फिजिकली सामने सामने बात होती है मिलते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्राइस. तो एट अ गिवन टाइम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट बी डिसाइडेड इन द मार्केट. द प्राइस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द फैक्टर्स रिलेटेड टू इट्स सप्लाई. तो वो हमने देखा है डिमांड और सप्लाई के जो भी फैक्टर्स है वो. द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द डिमांड मेड बाय द बायर्स एंड द एबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स टू सप्लाई देम. तो जो भी प्राइस डिसाइड होती है वो या प्रोडक्ट की या सर्विस की वो डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर कि जितने भी फैक्टर्स सप्लाई में काम में आते हैं उनके हिसाब से और जो डिमांड होती है उनके हिसाब से ये कोई भी कमोडिटी की प्राइस डिसाइड होती है. और जो लास्ट है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द बायर्स एंड सेलर्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन. यहाँ पे बायर्स और सेलर्स यानी कस्टमर और सेलर दोनों को मार्केट की जो करंट लेटेस्ट सिचुएशन है वो पता होनी चाहिए. सो दैट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड परचेस कैन बी टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, इन्फ्लेशन, नेचुरल एंड मैन मेड कैलेमिटीज एक्सेट्रा. तो जब भी टाइम जब रिसेशन और इन्फ्लेशन हमने पढ़ाई है कि जब भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है या तो एकदम से डिमांड कम हो जाती है तब प्रोडक्शन कितना रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, कितना परचेस करना है, ये सब डिसीज़न लेने के लिए मार्केट में लेटेस्ट सिचुएशन क्या है वो पता होना ज़रूरी है. तो ये जितनी भी सिचुएशन हमने बात की वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट. अब हमें बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट.
तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है, द मार्केट इज क्लासिफाइड इन मैनी वेज। मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइम, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंट्रोल एंड कंपटीशन आर द वेरियस टाइप। हियर वी विल स्टडी मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो ये अलग अलग टाइप के मार्केट है जो अलग अलग बेस के ऊपर उनका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, वो किस जगह पे है उस हिसाब से अगर देखने जाए तो वो एक्चुअली डिवाइड होते हैं 4 टाइप में। एक है हमारा लोकल मार्केट, दूसरा है रीजियोनल मार्केट, थर्ड है हमारा नेशनल मार्केट और फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल मार्केट। तो लोकल मार्केट यानी आप जहाँ पे रहते हो, आपके घर के आजू बाजू जो भी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाती है वो आपका लोकल मार्केट होता है। द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड लोकल मार्केट। They are limited to the respective city or village. For example, market for clay utensil, जो आपके नज़दीक के एरिया में आपके सोसाइटी या बिल्डिंग के आसपास में जो भी मार्केट है उसकी लिमिटेशन होती है कि उतने एरिया के लोग ही वहाँ पे परचेस करने जाते हैं और वहाँ पे ही जो प्रोड्यूसर होते हैं वो वहाँ पे ही सेल करते हैं। फिर है रीजियोनल मार्केट, ये लोकल मार्केट से थोड़ा बड़ा होता है, ये बहुत सारे बड़े रीजन को कवर करता है। When the selling of the product and service is limited to a region or state, then it is called regional market. It means that the diverse market in a state come under the category of regional market. These markets are spread in various regions of a state. For example, in Gujarat, the market in Ahmedabad and Vadodara are regional market. फॉर एग्जांपल घारी ऑफ सूरत, रीजियोनल फिल्म्स, रीजियोनल बुक्स एक्सेट्रा। तो ये जो आपका रीजन है वहाँ पे पूरा कवर करता है, यानी पूरे आपके स्टेट में वहाँ पे आपको एक सिटी या दूसरे सिटी में वो वस्तु आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। कोई भी हम प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट की बात करें अगर कोई सिटी की, तो वो दूसरे सिटी में भी अवेलेबल होती है, तो वो स्टेट में आपको कहीं पे भी वो अवेलेबल हो जाएगी, वो आपका हो जाता है रीजियोनल मार्केट। फिर है थर्ड नेशनल मार्केट, यानी अपने आपकी कंट्री का मार्केट, जो हमारे कंट्री में जो वस्तु अवेलेबल होती है, जो पूरी कंट्री में सेल होती है, वो हमारा नेशनल मार्केट होता है। When the products and services are purchased and sold throughout the country, then the market is called national market. This market is spread throughout various states of nation. For example, dairy products, sari market, Hindi novels, etc. एंड द इंटरनेशनल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमें ये सब इंटरनेशनल मार्केट में हमें वो एग्जांपल उसके इंटरनेशनल मार्केट के है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल मार्केट। दिस मार्केट इज एक्सटेंड टू वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द सेल्स एंड परचेज इन दिस मार्केट इज जनरली रिफर्ड टू एज import export. For example, mobile phones, English novels, different kind of international foods, etc. Due to new invention, better transportation and communication facility, cold storage facility, there is a change in the classification based on the location and geographical area. The same items and service can be of both regional and national markets simultaneously. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मार्केट में नहीं रहा। जो रीजनल लेवल की वस्तु कमोडिटी होती है वो आपको कहीं पे भी कभी भी अवेलेबल होती है, तो रीजनल और नेशनल मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहा है। अब हमें देखना है मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के बेस के ऊपर मार्केट के दो अलग अलग टाइप हैं, classified into two main classes. First is wholesale market and second is retail market. जो wholesale से हम कोई भी commodity purchase करते हैं वो wholesale market होता है। रिटेल मार्केट यानी जहाँ से हम ऑर्डिनरी कस्टमर जहाँ से परचेस करते हैं लो क्वांटिटी में, वो रिटेल मार्केट है। तो फर्स्ट है होलसेल मार्केट। हियर द सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम इज डन ऑन अ लार्ज स्केल। The wholesale traders buy the wholesale goods from the market and sell it to the retail traders.
This way, the retail traders become buyer while the wholesale traders are an important link between the buyers and the producers. For example, wholesale grain market. तो यहाँ पे जो होलसेल ट्रेडर है वो कंपनी या तो फैक्ट्री से बल्क में क्वांटिटी परचेस करते हैं और फिर उसको जो स्मॉल ट्रेडर्स है उनको सेल करते हैं। स्मॉल जो ट्रेडर्स है वो होलसेल मार्केट से परचेस करते हैं फिर उसको लोकल मार्केट में सेल करते हैं जिसको हम रिटेल मार्केट बोलते हैं। Retail market. The sales and purchase are at a small scale in this market. Thus, the retail traders become an important link and provide the goods and service to the customer. तो होलसेल जो मार्केट है वो लिंक है बल्क में जब क्वांटिटी परचेस या सेल होती है वहाँ की लिंक है, और रिटेल मार्केट जो है वो स्मॉल स्केल के ऊपर जो परचेस एंड सेलिंग होती है वो लिंक है। The retail traders buy the goods and service large scale and then sell them to the customer on a smaller or retail scale according to their demand and needs. जो हमारी जो शॉप्स है घर के आजू बाजू में वो जो शॉप्स है वो रिटेल मार्केट का एग्जांपल है। फिर हमारे सिटी में कोई होलसेल मार्केट होता है जहाँ से जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ से परचेस करते हैं, तो वो हमारा होलसेल मार्केट हो जाता है। तो ये जो डिवीज़न है वो क्वांटिटी के बेस के ऊपर है कि कितनी क्वांटिटी परचेस हो रही है और कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है। अगर लार्ज स्केल पे क्वांटिटी परचेस और सेलिंग होगी तो वो होलसेल मार्केट होगा, और अगर स्मॉल स्केल के ऊपर वो परचेस और सेलिंग हो रही है तो वो हो जाएगा रिटेल मार्केट। अब नेक्स्ट जो हमारा मार्केट है वो कंपटीशन के बेस के ऊपर है। तो मार्केट बेस्ड ऑन competition, and this is the subject of our economy to study all this market. competition के बेस के ऊपर जो मार्केट है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है ये चैप्टर का, जो हमें समझना है, स्टडी करना है। Normally the market based on competition is classified on the basis of number of sellers and buyers, on which the market of seller is more important. The types are perfect competition, monopolistic competition, oligopoly. The two major classes of market based on competition are perfect competition and imperfect competition. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ परफेक्ट होता है, ये एक्चुअली में रियलिटी में होता ही नहीं है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पर। बाकी जितने भी मार्केट्स है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अगर उनको काउंट करके हम देखने जाए तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक एग्जांपल है, उसके रिलेटेड बाकी सब मार्केट का क्लासिफिकेशन होता है। जो दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, कि जहाँ पे पूरी कंपटीशन परफेक्ट नहीं है वैसा मार्केट। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज सब्जेक्ट टू स्टडी। उसके अंदर 3 मार्केट हमें स्टडी करना है। फर्स्ट है मोनोपोली मार्केट, सेकंड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, एंड थर्ड है ओलिगोपोली मार्केट। तो ये वर्ड्स थोड़े आपके लिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो थोड़े डिफ़िकल्ट है, पर अगर एक बार ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको समझ में आ गए तो फिर आगे जाके आपको ये मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको खाली एक बार आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके अंदर जो भी कंटेंट है बहुत ही ईजी है, हम लोग एकदम फ्रेंकली अभी इसको डिस्कस करेंगे। जो सीधी लैंग्वेज में आपको समझ में आए वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप टेक्स्ट करके आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज़ एन आइडल मार्केट। ये एक आइडल मार्केट है। इट इज़ ओनली पॉसिबल थियोरिटिकली नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा और कहीं पे भी ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस मार्केट इज रेयरली ऑब्जर्व बिकॉज द टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट मेट दैट इजीली। इसकी जो टर्म्स है वो रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलती। वो टर्म्स क्या है वो जब हम अभी देखेंगे तब हमें ये एग्जैक्टली पता चलेगा। पर इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज
In economics, the study of perfect competition is very important as this helps in understanding the characteristics and behavior of the market based on monopoly, monopolistic competition and oligopoly competition. तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. तो मिसिस रॉबिन्सन के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड्स ऑन हिज प्राइस. यानी कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम्प्लीटली प्राइस के ऊपर डिपेंड है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड्स कम होगी और कोई अदर फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है. अब जब जहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिले तो अकॉर्डिंग टू द मिसिस रॉबिन्सन्स वर्ड दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. And by Professor Lefkowitz words, perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical products. यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, सेलर्स है जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, यानी सेम टू सेम टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं विथ नो फिल्म लार्ज इनफ टू कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. ऐसी कोई भी फिल्म या इंडस्ट्री या कंपनी नहीं है जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करे, जो उसको चेंज कर सके. तो ये है दोनों डेफिनेशन मिसिस रॉबिन्सन और प्रोफेसर लेफ्विच की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए. अब हमें देखना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो फर्स्ट है न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स. यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स है. दिस मार्केट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. Of this numerous sellers, a single seller is a very small part of the market. यहाँ पे इतने सारे sellers है कि कोई एक seller वो पूरे market का एकदम छोटा सा part है, due to which he cannot control or monopolize the wholesale market, neither can he influence the market price. अब एक कोई भी ट्रेडर होगा, एक सेलर होगा जिसकी कोई भी एक्टिविटी से मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ना ही वो अपना मोनोपोली सेट कर पाएगा, ना ही वो प्राइस को इन्फ्लुएंस, प्राइस के ऊपर इफेक्ट कर पाएगा. फॉर एग्जांपल, इन अ व्हीट फार्म द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल फार्म विल नॉट अफेक्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट. इतने सारे व्हीट प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे अगर कोई एक फार्मर, सिंगल फार्मर, वो वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में कुछ नहीं कर सकता है. थस बीइंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट द सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. तो अगर एक फार्मर है, उसने सपोज ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो उसकी वजह से प्राइस कम नहीं होगी. या तो एक फार्मर है जिसका वीट का प्रोडक्शन कम हुआ तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं होगा कि वीट की प्राइस बढ़ जाएगी. सिमिलरली द बायर्स ऑल्सो आर न्यूमरस. यहाँ पे बायर्स भी बहुत सारे हैं. सो दे ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं हो सकता है. इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस बाय द बायर, उसका सीधा मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का बार्गेनिंग नहीं होगा. Therefore here the market price depends only on the factor like demand and supply. तो यहाँ पे ना ही बायर्स प्राइस के ऊपर इफेक्ट करेगा, ना ही सेलर प्राइस के ऊपर इफेक्ट करेगा. इसलिए यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होती है वो ओनली टू फैक्टर्स आर इफेक्ट ऑन प्राइस, दैट आर डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही यहाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस फिक्स होती है. सेकंड है आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी जितने भी सेलर्स है उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सब सेम टू सेम है, सिमिलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मीन्स द प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर फीचर्स, फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा. द प्रोडक्ट्स बीइंग सिमिलर इन मेजर एस्पेक्ट आर रिफर्ड टू द आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट. देयरफॉर दे कैन बी टेकन एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है. कोई भी वीट, अगर हम वीट का एग्जांपल लेते हैं तो जो एक सेलर के पास वीट है वही दूसरे सेलर के पास है, वही तीसरे सेलर के पास है. जितने भी मार्केट में वीट के सेलर है सबके पास सेम टू सेम टाइप के वीट्स है. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है. पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. रियलिटी में जब हम कोई एक प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, सब फॉर एग्जांपल टीवी ले लेते हैं, तो हमारे पास अलग अलग फीचर्स, एक दो फीचर्स तो ऐसे होते हैं जो एक
कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से अलग करते हैं, जो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट की जब बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे. In this market, the products being identical, the producer or sellers cannot set different prices on the identical product. अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट सेम टू सेम है तो प्राइस अलग अलग नहीं रखा जाता है. आप चाहे सैमसंग का टीवी लो या तो सोनी का टीवी लो या तो एलजी का टीवी लो, सबके सब फीचर्स सेम टू सेम ही है. स्क्रीन सेम टू सेम है, फीचर्स सेम टू सेम है, क्वालिटी सेम टू सेम है, वेट सेम टू सेम है. तो यहाँ पे अगर सब फीचर्स सब सेम टू सेम है तो यहाँ पे प्राइस आप अलग नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्राइस अलग रखी, सपोज़ आपने प्राइस ज़्यादा रखी तो कस्टमर आपके चले जाएंगे, और प्राइस कम रखी तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे. तो आप कम करोगे तो बाकी लोग भी कम करेंगे. तो परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास ये कोई चॉइस नहीं रहती है, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है. The producers or seller cannot set different prices on the identical product, as the buyers are not ready to pay different price for products having similar character and quality. तो यहाँ पे आपको प्राइस सेम टू सेम रखनी पड़ती है. फिर थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फिल्म्स. यानी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नया सेलर आ सकता है, कोई भी पुराना सेलर जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है. Here there is no restriction on the entry and exit of the films. When the films are gaining abnormal profit, newer films are free to enter the market, and similarly when the films are suffering from abnormal losses, they are free to exit the market. यानी अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो जितने भी सेलर्स है वो अपनी प्रोडक्ट को चेंज करके वही सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चालू करेंगे. अब ज़्यादा प्रोड्यूसर आ जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा, क्योंकि यहाँ तो प्राइस सेम टू सेम है. अब जब प्रॉफिट कम होगा और लॉस बढ़ने लगेगी तो सब लोग अपनी फील्ड चेंज करना चाहेंगे. तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट एकदम फ्री है. द प्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फिल्म इज सीन फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड. फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम द फिल्म एंटर्स इन द मार्केट बीइंग attract by the profit and exit from the market suffering losses. ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है. बट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड इफ द मार्केट इन द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट देयर इज लेस मूवमेंट ऑफ फिल्म. अगर नॉर्मल प्रॉफिट सबको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो यहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी. जितनी कंपनी, जितनी फिल्म, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो एज इट इज़ ही काम करेगी. Because when the industry reaches at a normal profit, there no attraction to gain higher profit. As in the case of normal profit, the firm don't exit the market as they are not suffering any loss. अगर लॉस नहीं हो रहा है तो फिर क्यों अपनी दुकान बंद करे, क्यों अपनी शॉप बंद करे. अगर मिनिमम नॉर्मल हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर कोई भी ट्रेडर होगा वो यही सोचेगा कि चलो कुछ तो कमा रहे हैं, यहाँ लॉस तो हो नहीं रहा है, इसलिए वो अपनी शॉप चालू रखेगा. फिर है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. अब यहाँ पे जितने भी बायर्स है, प्रोड्यूसर्स है, सेलर्स है, उनको सबको पूरी मार्केट का पूरा नॉलेज है. यानी हमारे जैसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पे हम शॉपिंग करने चले गए, ऐसा नहीं. यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज पूरा कैलकुलेशन करके वो लोग रखते हैं. द प्रोड्यूसर्स, बायर्स, सेलर्स हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट प्राइस एक्सेट्रा. कितनी प्रोडक्ट की प्राइस है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, वो सब नॉलेज उनके पास रहता है. द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर इन नॉलेज ऑफ द प्राइस एट विच द अदर प्रोड्यूसर और सेलर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट. They also are aware about the quality of the identical or substitute product. Thus, in this market, a seller cannot charge different prices फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट. क्योंकि यहाँ पे जो परचेस करने वाले कस्टमर है उनको पता है कि अगर जो प्रोडक्ट हम परचेस करने वाले हैं वो अगर हम कहीं और से करेंगे तो वहाँ पे क्या प्राइस है. इसलिए यहाँ पे कोई भी सेलर कस्टमर के पास से एक्सेस मनी नहीं ले सकता है. प्राइस जो है उसके अलावा अलग से कोई पैसा वो नहीं ले सकता है. Thus, in a perfect competition, the buyers, sellers and the producers are aware of the prices and the quality of the products, due to which the market has perfectly elastic demand curve. यहाँ पे जो भी
डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनेगा, यानी यहाँ पे और कोई भी फैक्टर डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। एंड द लास्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर, आर डायनेमिक एंड मोबाइल इन फिजिकल, प्रोफेशनल एंड यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर एक जगह पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो ये चार फैक्टर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर लॉस होगा तो ये चार वहाँ से निकल कर कोई और जगह पे चले जाएंगे। पर इन रियलिटी में इतना ये इजी नहीं है। इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस इज सेम फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिमिलरली द प्राइस of the factor remains same. The remain from shifting of compensation from low to high due to dynamic and mobile nature of the production equipment. The firm are uniformly compensated, यानी यहाँ पे अगर पता है कि अगर हमने प्राइस बढ़ाई और हमारे कस्टमर कम हो गए तो यहाँ पे लॉस होना चालू हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो ये चार फैक्टर कहीं और शिफ्ट हो गए जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो जो कम प्रॉफिट वाले सेक्टर्स है उसके ये चार फैक्टर ज़्यादा प्रॉफिट वाले सेक्टर में इन्वेस्ट होना चालू होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये बहुत इजीली मूवेबल है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इजीली शिफ्ट होते हैं, पर जनरली प्रैक्टिकली ये इतना इजी होता नहीं है। और सिक्स्थ है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं है। अब प्राइस कोई भी प्रोडक्ट की डिसाइड होती है, उसमें आज की डेट में प्राइस डिसाइड होने के फैक्टर में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ये एक्सपेंस ज़्यादा होगा उतना कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी, जितना ये एक्सपेंस कम होगा उतना ये प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो कम होगी। पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉमिनल एज compared to the total expense, so are not counted. Thus, considering the transportation expense to be zero makes this an important characteristics of the perfect competition. तो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे और डिमांड और सप्लाई के अलावा और कोई ऐसे फैक्टर बचते नहीं हैं जो प्राइस के ऊपर इफेक्ट करे। तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखने जाए तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही वस्तु बताती है, एक ही चीज़ के ऊपर ये फोकस करती है कि यहाँ पे कोई भी वस्तु चेंजेबल नहीं है, और जो चेंजेबल हमें दिखाए गए 4 फैक्टर्स वो प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है। तो इसलिए ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोला जाता है। जनरली तो मार्केट में सब बायर्स और सेलर्स को मार्केट का पूरा नॉलेज भी नहीं होता है, फिर भी शॉपिंग करते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी नहीं होते, थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता रहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर्स एक या दो ही होते हैं, या तो परचेस करने वाले बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ पे मोनोपोली या तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट जैसी सिचुएशन आती है। और ट्रांसपोर्टेशन तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज हम देखो कि हम ये आगे वाले जो चैप्टर आने वाले हैं तब डिस्कस करेंगे, पर जब हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन 1991 में, तो उसके बाद इंडिया में बहुत सारी फॉरेन प्रोडक्ट अवेलेबल हो गई। क्यों अवेलेबल हो गई? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी था। इसलिए आज के डेट में तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हर एक कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट के पीछे होता ही है। और परफेक्ट कंपटीशन को समझने के लिए हमने ये थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है कि इसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलेंगे। अब बाकी जो मार्केट है उसके और परफेक्ट कंपटीशन की स्टडी से हमें बाकी जितने भी मार्केट है उसकी स्टडी करने में बहुत ही इजी होगी। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोनोपोली मार्केट की बात करने वाला है।